हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी एंड कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे से पढ़ते रहो, सिलेबस को कंप्लीट करो टाइम पे, टेंशन नहीं लेना, आराम से सारा काम हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है, पढ़ते रहना है, राइट। हैशटैग समरी सीरीज़ में लेकर आया था पहले, उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चैप्टर 1 से 4 तक की मैं समरी अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 की समरी हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 से 4 की समरी आपको कहाँ पर मिलेगी? मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। 4 वीडियोस हैं, 15 से 20 मिनट की हर एक वीडियो है, उसको आप देख लेना। आपके ये जो भी 1 से 4 चैप्टर हैं बुक 1 के, वो कंप्लीट हो जाएंगे, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। इस चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूंगा और मेरा फोकस होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो आपके कवर अप हो जाएं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। जिस किसी को चैप्टर समझ में नहीं आ रहा या फिर समरी चाहिए, आप इस वीडियो को देख सकते हो। और जिस किसी को रिवीजन भी करना है इस चैप्टर का, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो काफ़ी क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस टॉपिक की, इस चैप्टर की। तो अच्छे से आप देख सकते हो वीडियो को। वीडियो की ड्यूरेशन यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो सकती है। कोऑपरेट करना, पूरी वीडियो देखना, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर दो, इससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। और लाइक भी कर देना वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बारे में देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो ये बुक नंबर 2 है, ये है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हमने अपनी फर्स्ट बुक में बात की थी किसके बारे में? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। सेकंड बुक हमारी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है और थर्ड में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी आने वाले जो भी आपके चैप्टर्स बच गए हैं उनकी समरी भी मैं अपलोड करूँ आपके लिए, ठीक है। तो चैनल पे एक्टिव रहना, समरी की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो बुक 2 है वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है। इस चैप्टर को देखो, चैप्टर का नाम आप देखो, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि जो भी ट्रैवलर्स हैं उनकी आइज के थ्रू, उनके नज़रिए से, ठीक है। तो हमें उनके अकॉर्डिंग, उनके थ्रू कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिया के बारे में। ट्रैवलर जो भी इंडिया में फॉरेन कंट्री से आए थे, उन्होंने इंडिया के बारे में अपनी किताबों में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिया के बारे में इन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के थ्रू, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है कि ये जो ट्रैवलर्स थे ये आते क्यों थे, ये क्यों आते थे, क्यों ट्रैवल करते थे। तो देखो, इन सर्च ऑफ वर्क वो आ गए काम के लिए, या फिर उन्हें नेचुरल डिजास्टर से बचना है उसके लिए वो आ गए, या फिर एज अ ट्रेडर, मर्चेंट, सोल्जर, प्रिस्ट, पिलग्रिम वो आ गए। कोई भी यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को विजिट करना है, टेम्पल को या फिर कोई भी स्तूपा को, तो वो आते थे। या फिर एडवेंचर के लिए, घूमने के लिए। और आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो एज अ ट्रैवलर, तो आप देखोगे ना वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मतलब कि वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे रीति रिवाज हैं, कैसी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं पीपल की। और आप खुद ही एक बार सोच के देखो, अपने आप को ट्रैवलर मानो, आप किसी कंट्री में जा रहे हो और आपको कुछ चीज़ें अजीब लग रही हैं, थोड़ी सी अनयूजुअल लग रही हैं, जिनसे आप पहले फैमिलियर नहीं हो, असाधारण लग रही हैं, तो उनको आप अपनी किताबों में ज़रूर लिखोगे, ठीक है। खैर, उस समय किताबों का ज़माना था, अब तो आप उसकी वीडियो बना लोगे, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, बुक्स में लिखा करते थे। तो वही हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए काम आता है। तो हमें इंडिया के अंदर, इंडिया का जो टाइम पीरियड है उस समय का 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में हमें कौन कौन सी चीज़ें उस समय चल रही थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे ट्रैवलर्स के थ्रू। और हमारा फोकस 3 ट्रैवलर्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये बताते हैं भाई कि एवरीडे लाइफ कौन सी है पीपल की, कॉमन पीपल की लाइफ कैसी थी। तो देखो, अगर इंडिया का, देखो कोई भी इंडिया में सपोज कोई किंग है, उसका कोई भी एक राइटर है, पोएट है, वो उसके बारे में कुछ लिख रहा है, तो वो उसके इन्फ्लुएंस में लिखेगा, उसके दबाव में लिखेगा। वो खुल के नहीं लिख सकता, क्योंकि वो किंग के लिए काम कर रहा है भाई, वो किंग की तारीफ में लिखेगा ना सारी चीज़ें। और उसका फोकस जो कॉमन लाइफ है लोगों की, उनके बारे में भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो चीज़ कॉमन है ना जो इंडिया में रहता है। लेकिन वो पर्सन जो बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो वो उन चीज़ों को भी लिखेगा जो यहाँ पर जो एवरीडे लाइफ है लोगों की, मतलब जो आम जिंदगी है लोगों की, उनके बारे में भी वो लिखेगा। और वो किसी के दबाव में भी नहीं लिखेगा, वो खुल के लिखेगा,
उसको किसी का डर भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो ट्रैवलर के जो अकाउंट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमें अनफॉर्चुनेटली कोई भी अकाउंट नहीं मिला, कोई भी बुक नहीं लिखी जो कि किसी वीमेन ने लिखी हो, वीमेन ट्रैवलर ने, लेकिन वो ट्रैवल करती थी, इतना हमें पता है। किस किस टॉपिक पे वो लिखते थे, जैसे कि भाई अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि कैसे यहाँ पर कोर्ट, यहाँ पर वो है राजा का दरबार, ठीक है। रिलीजियस इश्यूज पे लिखते थे, आर्किटेक्चरल फीचर्स के ऊपर लिखते थे, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर वो लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल एक हमें ट्रैवलर देखने को मिलता है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। ये एक डिप्लोमेट था जो कि हु केम विजिटिंग फ्रॉम हेरात। तो हेरात से ये आया था, हेरात अफगानिस्तान में एक सिटी है, ठीक है। और इसने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है। आई होप आपने विजयनगर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, इसकी समरी मैं अपलोड करूँगा सून। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। हमारा फोकस इस वीडियो में 3 ट्रैवलर्स के ऊपर होगा, अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन तीनों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें बताया है इस चैप्टर में, ठीक है। और उस समय जो इंडिया में चीज़ें चलती थी उसके बारे में। चलिए देखो, मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। इन सभी टॉपिक्स पे बात करूँगा इस वीडियो में। किताबुल हिंद, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप और वीमेन स्लेव्स एंड सती, ठीक है। तो देखते हैं सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट यहाँ पर हमें टॉपिक देखने को मिलता है अल बिरूनी एंड द किताबुल हिंद। तो अल बिरूनी एक ट्रैवलर थे जिनका जन्म हुआ था 973 में क्वारिजम में, जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। उज्बेकिस्तान आपको मिल जाएगी सिटी, एशिया में ही है, मतलब सिटी नहीं कंट्री। क्वारिजम एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है लर्निंग का, ठीक है। और यहाँ पर अल बिरूनी ने ना उस समय की जो भी बेस्ट एजुकेशन थी वो अवेलेबल थी उस टाइम पे, उन्होंने वो एजुकेशन ली। क्वारिज्म में जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो उन्होंने यहाँ पर अच्छी पढ़ाई करी। और वो कई सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी, जैसे कि सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हब्रियू, संस्कृत। लेकिन ग्रीक उनको आती नहीं थी, ग्रीक में वो इतने अच्छे नहीं थे। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि 1017 में, यानी हमें देखने को मिलता है 1017 जो ईयर चल रहा था उस टाइम पे, सुल्तान महमूद इन्वेड कर देते हैं क्वारिज्म को। तो वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं क्वारिज्म पे। और उस समय जो भी यहाँ पर उनको लगते हैं कि जो भी पोएट वगैरह हैं, राइटर्स हैं, अच्छे स्कॉलर्स हैं, उनको वो उठा के ले जाते हैं। और उनमें से यहाँ पर अल बिरूनी भी थे जिनको ये सुल्तान महमूद ले जाते हैं उठा के, और वो गजनी में ले जाते हैं। तो उस समय गजनविद एम्पायर चल रहा था जिसके राजा हमें सुल्तान महमूद देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया में भी आते हैं और इंडिया में अटैक भी करेंगे। तो यहाँ पर सुल्तान महमूद क्या करते हैं, क्वारिज्म पे अटैक करते हैं और वहाँ से अल बिरूनी को ले जाते हैं गजनी। गजनी आपको उस समय आज का प्रेजेंट है अफगानिस्तान के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब गजनी में आने के बाद अल बिरूनी को इंडिया में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई इंडिया के बारे में वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानते हैं। और जब भी गजनी इंडिया में आता है अटैक करने के लिए, तो वो अल बिरूनी को भी अपने साथ ले जाते थे। तो अल बिरूनी का एक तरीके से लोगों के साथ कांटेक्ट बना, उन्होंने इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत और चीज़ें जानी, तो जो उनका इंटरेस्ट था इंडिया में वो और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो आप अल बिरूनी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना। अब इन्होंने किताब लिखी है किताबुल हिंद, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किताबुल हिंद, और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो किताबुल हिंद, जिसको तारिकुल हिंद भी हम कहते हैं, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, जैसे कि किसने ये बुक लिखी है और डिस्क्राइब करना है अबाउट दिस बुक, इस बुक के बारे में आपको बताना है। तो किताबुल हिंद एक बुक है जिसको अल बिरूनी ने लिखा है, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, नोट कर लो इसको। और ये सिंपल और लूसिड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि आराम से समझ सकता है कोई भी इसको। वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, वॉल्यूम में डिवाइडेड है, 80 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पे, टॉपिक्स पे लिखी है, जैसे कि रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी। तो ये सभी टॉपिक्स है जिन पे ये जो बुक है ये लिखी गई है। और अल बिरूनी ने ना एक अलग सा सिस्टम फॉलो किया है, स्टाइल फॉलो किया है इस बुक में। इन्होंने कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पुट अप करे हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, बाद में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी है कि वो क्या लिखना चाहते हैं उस किताब में। और बाद में इन्होंने ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं, तो बाद में वो कंक्लूड करते हैं दूसरी कंट्री से, दूसरे कल्चर से कंपेयर करके। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ,
कोई भी ट्रैवलर आएगा ना, उसने कई सारी कंट्री विजिट करी होंगी, तो वो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में आ रहे हैं, सपोज वो इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया में वो अगर कोई भी सिस्टम देखेंगे तो उसको वो अलग अलग कंट्री से कंपेयर करेंगे। तो वैसे ही अल-बिरूनी ने भी किया है, उन्होंने दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन किया है उसका कि दूसरी कंट्री में किस तरीके का सिस्टम फॉलो होता है। तो अल-बिरूनी अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन एंड कंक्लूडिंग विद ए कंपैरिजन विद अदर कल्चर। तो उन्होंने यहाँ पर कंक्लूड किया है उसको दूसरे कल्चर से कंपेयर करते हुए। तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तीनों पॉइंट्स आप लिख दोगे, 3 नंबर पक्के हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अल-बिरूनी ने किस तरीके से, अल-बिरूनी को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन सी प्रॉब्लम अल-बिरूनी को उनके पास आई, उन्होंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि स्टेट करना है इनहेरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अल-बिरूनी इन द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशल एंड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस। यानी कि वो इंडिया में जब आते हैं तो उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इंडिया का जो भी सोशल सिस्टम है या फिर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको समझने के लिए। तो देखो, अल-बिरूनी डिस्कस सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग। तो अल-बिरूनी ने कई सारे बैरियर्स के बारे में बताया है, कई सारी बाधाएं उनको मिली हैं इंडिया को समझते हुए। तो पहली बाधा उनके लिए, पहला जो बैरियर है वो थी लैंग्वेज। अब आप खुद ही सोचो, आपको संस्कृत आती नहीं है और इंडिया में मोस्टली जो आपको टेक्स्ट मिलेंगे वो संस्कृत में मिलेंगे, आप कैसे उनको पढ़ोगे, कैसे समझोगे। सो द फर्स्ट अमंग दीज वॉज द लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन दैट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट कुड नॉट बी इजिली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। उनके अकॉर्डिंग संस्कृत इतनी डिफरेंट थी उन लैंग्वेज से जो उनको आती थी, जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, और वो ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे थे संस्कृत को दूसरी लैंग्वेज में। तो वो कैसे समझेंगे इंडिया की सोसाइटी को। दूसरा यहाँ पर हमें बैरियर देखने को मिलता है डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि आप दूसरी किसी कंट्री में जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आएगा ना कि उस कंट्री की कौन कौन सी बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको समझ ही नहीं पाओगे। उनमें एक तरीके से आपकी कंट्री में या दूसरी कंट्री में और इंडिया में क्या डिफरेंस है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, बिलीव्स का। तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा बैरियर बना, किसके लिए, अल-बिरूनी के लिए। सो द सेकंड बैरियर ही आइडेंटिफाइड वाज द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। आप अगर इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दोगे ना एग्जाम में तो आपको 3 नंबर आराम से मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को मेंशन करना है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है सेल्फ अब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी। यानी कि यहाँ पर कि एक तरीके से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था लोकल जो वहाँ पर लोग हैं उनके साथ, ठीक है। सो द सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड बैरियर। यानी कि उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है लोकल लोगों के साथ, ठीक है, और वो जानते भी नहीं है उनके बारे में, तो वो कैसे एक तरीके से समझ सकते हैं इंडियन सोसाइटी को या फिर किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, क्या उनके कस्टम है, बिलीव्स हैं। तो आप एक बार अपने आप को रख के देखो। हाँ सर, हम तो ट्रैवलर बन चुके हैं आज के लिए, आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको आज के लिए ट्रैवलर बन जाना है और इंडिया में आना है। आप समझो मैं फॉरेनर हूँ, इंडिया में मैं जा रहा हूँ या फिर किसी भी कंट्री में, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, कैसे रीति रिवाज है उनको नहीं समझ पा रहे कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है। आपको बहुत डीप में स्टडी करनी पड़ेगी, या फिर आपका कॉन्टैक्ट भी नहीं है लोकल लोगों के साथ जिनके थ्रू आप इंडियन सोसाइटी को समझ सको। बट फिर भी हमें ये बैरियर्स के साथ एक तरीके से बैरियर्स के होते हुए भी अल-बिरूनी ने काफ़ी कुछ हमें इंडिया के बारे में बताया है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से अल-बिरूनी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे तो संस्कृत समझ में ही नहीं आ रही, अब मैं कैसे समझूं इंडियन सोसाइटी को। तो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, हमें उनका सोल्यूशन निकालना है बस, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल-बिरूनी का क्या डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम का, कास्ट सिस्टम को लेकर। तो अल-बिरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में भी मेंशन किया है अपनी किताब में। तो हम देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, और इस टॉपिक से 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। जैसे कि द कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉल्यूशन इंट्रिंसिक टू द कास्ट सिस्टम वाज कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर, एग्जामिन अल-बिरूनी स्टेटमेंट ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम। यानी कि जो कंसेप्शन है सोशल पोल्यूशन का वो इंट्रिंसिक है कास्ट सिस्टम को लेकर, और एक तरीके से जो कास्ट सिस्टम है ना वो जो लॉ है नेचर के उनके एकदम कॉन्ट्ररी है, अपोजिट है। आपको अल-बिरूनी की स्टेटमेंट देनी कास्ट सिस्टम के बारे में, तो आप खाली इसको पढ़ो
कि एग्जामिन अल-बिरूनी स्टेटमेंट ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम। 8 मार्क में काफ़ी डिटेल में आपको लिखना है। तो अल-बिरूनी ने जो भी कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं। तो देखो अल-बिरूनी क्या करते हैं, वो बताते हैं एक तरीके से इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में, और वो दूसरी कंट्री से कंपेयर भी करते हैं। वो ये बोलते हैं ना कि जो कास्ट सिस्टम है वो खाली इंडिया में नहीं था, बल्कि और भी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है सोशल डिवीज़न। फॉर एग्जांपल वो पर्शिया का एग्जांपल देते हैं। पर्शिया आज का प्रेजेंट ईरान है, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। ईरान में उस समय 4 कैटेगरीज के लोग थे। यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है। पहले हमें टॉप पे देखने को मिलते हैं किंग्स एंड प्रिंसेस, दूसरे पे मंक्स, फायर प्रिस्ट, लॉयर्स, उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स, और लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं पीजेंट्स एंड आर्टिशंस। तो इस तरीके का सोशल डिवीजन हमें देखने को मिलता है पर्शिया के अंदर भी। उसके बाद वो ये बताते हैं कि ही अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट सोशल डिवीजन वर नॉट यूनिक टू इंडिया। यानी ऐसा नहीं था कि जो सोशल डिवीजन है या फिर कास्ट सिस्टम है, किसी भी प्रकार का सोशल डिवीजन इंडिया में ही है, बल्कि वो हमें और भी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, जो कि वो एग्जाम्पल देते हैं पर्शिया का। उसके बाद वो क्या बताते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में, वो ये बोलते हैं ना कि एक तरीके से ये पॉल्यूशन है, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि देखो एनवायरनमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, सन क्लीन करता है एयर को, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है, वो एक तरीके से प्रिवेंट करता है वाटर को कि वो पल्यूट ना हो, क्योंकि हमें एक तरीके से सॉल्ट देखने को मिलता है, तो वो एक तरीके से पॉल्यूशन से बचाता है वाटर को। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्या वो बताना चाह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नेचर अपना आराम से काम कर रहा है, ठीक है, और नेचर ने ये कास्ट सिस्टम नहीं बनाया, हम इंसान ने ये बनाया है। तो वो एक तरीके से इसको सोशल पोल्यूशन बताते हैं कि ये सोशल पोल्यूशन है, और एक तरीके से ये जो लॉज है ना नेचर के, यानी कि जो हमारा नेचर है, सोसाइटी है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके जो कानून है उसके अपोजिट है, ये उसके कॉन्ट्ररी है, उसके अपोजिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो बुराई करते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में कि भाई नेचर अपना काम कर रहा है अच्छे से, नेचर ने ये सिस्टम नहीं बनाया, हम इंसानों ने ये सिस्टम बनाया है। ये एक तरीके से जो लॉज है नेचर के उनके अपोजिट है, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए कास्ट सिस्टम। लेकिन ये इंडिया में ही नहीं है, बल्कि और भी कंट्रीज में मुझे देखने को मिलता है, जो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं पर्शिया का। तो आप इस चैप्टर में ये भी बना सकते हो, इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में आप ये भी बना सकते हो, ये वाला डायग्राम पर्शिया का एग्जाम्पल दिखाते हुए, और इंडिया का भी आप दिखाना, अभी मैं इंडिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो और वो ये भी बोलते हैं ना कि वो जो यहाँ पर एक तरीके से जो वो सिस्टम है वो इतना रिजिड भी नहीं है इंडिया में। मतलब इंडिया में जो ये हमें देखने को मिलता है वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम इतना रिजिड भी नहीं है, क्योंकि जो लोअर वर्ण के लोग हैं जैसे कि शूद्रास या फिर अनटचेबल्स, उनको इकोनॉमिक नेटवर्क्स में इंक्लूड किया जा रहा है। यानी कोई फॉर एग्जांपल बड़ा लैंडलॉर्ड है, फार्मर है, वो किसी अनटचेबल को अपनी फील्ड में बुला रहा है कि मेरी फील्ड में आके मेरे एग्रीकल्चर लैंड में काम करो, उसके बदले में आपको पैसे दे दूंगा। तो इतना रिजिड भी हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो कास्ट सिस्टम इंडिया में ही नहीं था बल्कि और भी देशों में था। तो यहाँ पर अल-बिरूनी ने हमें इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है, और वो वर्ण सिस्टम के बारे में भी यहाँ पर बताते हैं। तो कास्ट सिस्टम का मतलब खाली कास्ट सिस्टम ही नहीं है, बल्कि वर्ण सिस्टम भी है। तो आप इस क्वेश्चन में वर्ण सिस्टम के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, जो कि आपकी बुक में बॉक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ वर्णास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो बताते हैं वर्ण के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो देखो वो क्या बोलते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी आपके ये जो बॉक्सेस हैं बुक में, इनको आप क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, क्वेश्चन के आंसर में आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अपने। कोई भी सपोज करो 8 मार्क का क्वेश्चन आया, बुक में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी तो उसी टॉपिक से रिलेटेड है ना, तो आप 8 मार्क के क्वेश्चन में इससे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर वर्ण सिस्टम के बारे में क्या बताया अल-बिरूनी ने कि जो हाईएस्ट कास्ट है वो ब्राह्मण है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हेड है ब्राह्मण के या फिर किसी भी पुरुष के या फिर गॉड के, उनसे वो निकले हैं। तो यहाँ पर मैं वर्ण सिस्टम के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको वहाँ पर वर्ण सिस्टम समझाया है। तो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी बोल लो, ब्राह्मण की बॉडी या फिर किसी पुरुष की या कोई गॉड की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। तो देखो हेड से हमें ब्राह्मण देखने को मिलते हैं, राइट, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो ये भुजाएं हैं यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण यहाँ से निकले हैं, यहाँ पर ये क्षत्रिय है, और ये जो थाई वाला पार्ट है यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं कौन, ये यहाँ पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, और जो फीट वाला पार्ट है, पैर वाला पार्ट है, वहाँ से हमें शूद्रास देखने को मिलते हैं। तो यही एक्सप्लेन किया है किसने, अल-बिरूनी ने। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, रीड करो कि किस तरीके से ब्राह्मण के बारे में उन्होंने बताया है।
फिर इन्होंने क्षत्रिय के बारे में बताया है, उसके बाद वो वैश्यास के बारे में बताते हैं और शूद्रास के बारे में बताते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का कंटेंट मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलर है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर कौन होता है? बहुत सारी कंट्री को विजिट करने वाला व्यक्ति। तो इन्होंने कई सारी कंट्रीज़ को विजिट किया था इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है, 14th सेंचुरी में। इन्होंने रीला नाम की बुक लिखी है, जैसे अलबिरूनी ने लिखी है यहाँ पर किताबुल हिंद, वैसे इन्होंने रीला नाम की बुक लिखी है। और ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए कि भाई इन्होंने कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जिसने पान और कोकोनट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है अपना, तो वो कौन है? वो है इब्न बतूता, राइट। उसके बाद इब्न बतूता ने यहाँ पर बताते हैं, देखो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है इब्न बतूता से रिलेटेड कि इब्न बतूता फाउंड इंडियन सिटी, इब्न बतूता फाउंडेड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंसेस गिवन बाय हिम। कि इब्न बतूता ने दिल्ली को एक ऐसी सिटी बताया है जो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी हर टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको आंसर देना है अपना एविडेंस के साथ, कौन कौन से एविडेंस उन्होंने बताए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो देखो वो बताते हैं कि जो इंडिया की सिटीज़ हैं, जो सिटीज़ है सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की, वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी से फुल हैं। मतलब जिसके पास स्किल है, रिसोर्स है, वो अपना बेस्ट दे सकता है, पैसे कमा सकता है, अपने आप को एक तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ये बताते हैं कि जो इंडिया की सिटी वो डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्परस हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, ब्राइट और कलरफुल मार्केट्स देखने को मिलते हैं, और मार्केट में कई सारे गिफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। गिफ्ट्स हैं, वैरायटीज़ ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, कई सारी हमें हर चीज़ देखने को हमें मिलती है इंडिया के जो भी मार्केट्स हैं वहाँ पर। इब्न बतूता डिस्क्राइब करते हैं दिल्ली को कि वास्ट सिटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट सिटी है इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वो भी ऐसा कुछ नहीं कि छोटी सिटी है, वो भी बड़ी सिटी थी दिल्ली के तरह, और वो दिल्ली को एक तरीके से राइवल, ठीक है, तो ईजिली राइवल दिल्ली इन साइज़, एक तरीके से साइज़ में दिल्ली को भी चैलेंज कर रही थी। तो हमें देखने को मिलता है कि भाई कलरफुल मार्केट्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, ब्राइट यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं हमें स्ट्रीट्स देखने को मिल रहे हैं, क्राउडेड है, पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं। दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड और वास्ट सिटी थी, और यहाँ पर दौलताबाद भी थी। बाजार जो थे वो खाली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की प्लेस नहीं थी कि भाई आप जाओ और सामान ले आओ, बल्कि वहाँ पर हब था वो सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का, यानी कि वहाँ पर एक तरीके से डांसेस होते थे, लोग गाना भी गाते थे, ठीक है। तो आपको जगह जगह मिल जाया करते थे, लोग डांस कर रहे हैं वहाँ पर, किसी भी कोई एक यहाँ पर कैंप सा लगा के, और वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर एक तरीके से म्यूज़िक बजा रहे हैं। तो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी हब था मार्केट। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, बिकॉज इसी लाइन को वो लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे एक्सप्लेन करो किस तरीके से इब्न बतूता ने इसको बताया है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को ही मेंशन करना है वहाँ पर। उसके बाद वो बताते हैं कि बाजार में हमें मोक्ष देखने को मिलता है, टेंपल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर पब्लिक परफॉर्मेंस होती थी डांसर्स के द्वारा, म्यूजिशियंस के द्वारा, सिंगर्स के द्वारा। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो भाई वेल्थ है वो कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो विलेज से जो भी सरप्लस निकल रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर होता था, वहाँ से जो भी सरप्लस निकल रहा है उसको वो बेच रहे हैं। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, फर्टिलिटी थी सॉइल की बहुत ज़्यादा, जो कि अलाउ करती थी फार्मर्स को कि भाई वो 2 क्रॉप उगाए एक ईयर के अंदर। उसके बाद हमें देखने को मिलता ट्रेड भी होता था, तो इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, गुड्स थे, उनकी बहुत डिमांड थी वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, और ह्यूज प्रॉफिट वो कमा रहे थे इंडिया के आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, जैसे कि कॉटन क्लॉथ, फाइन मुस्लिन आपको पता होगा मलमल का कपड़ा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है, और डिमांड में भी काफ़ी है। सिल्क, ब्रोकेड, सेटिन, ये बहुत ग्रेट डिमांड में थे। और इब्न बतूता इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर दैट सर्टेन वैराइटीज़ ऑफ फाइन मुस्लिम वर सो एक्सपेंसिव दैट दे कुड बी वॉर्न ओनली बाय द नोबल्स एंड द वेरी रिच। तो वो बताते हैं कि जो ये फाइन मुस्लिम, ये जो कपड़ा है, ये बहुत एक्सपेंसिव था, जो कि नोबल्स या फिर कोई भी वेरी रिच पर्सन है वो उसको वो कंज्यूम करता था। तो किस तरीके से यहाँ पर बताया है इब्न बतूता ने। यहाँ पर आपकी बॉक्स है, एक बॉक्स से मैंने एक पॉइंट उठाया, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसमें भी इसको लिख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, कि दौलताबाद के अंदर एक मार्केट हमें देखने को मिलता है फॉर
सो इन दौलताबाद देर इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर, जिसको हम बोलते हैं ताराबद। तो ताराबद क्या है ये आप याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बाजार। तो एक बाजार था दौलताबाद के अंदर मेल और फीमेल सिंगर के लिए, जिसको हम बोलते हैं ताराबद, राइट। तो यहाँ पर एक आप बता सकते हो भाई किस तरीके से इब्न बतूता ने बताया है कि यहाँ पर जो इंडिया की सिटीज़ थी उनमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग काम कर रहे हैं अच्छे से, पॉपुलेटेड हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, ठीक है। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी थी, दौलताबाद भी बहुत बड़ी सिटी थी और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हमें क्राउडेड स्ट्रीट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मार्केट्स थे। मार्केट या फिर बाजार यहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब प्लेस नहीं था, बल्कि हब था सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का। यहाँ पर डांसेस होते थे, यहाँ पर एक तरीके से म्यूज़िक गाया जाता था सिंगर्स के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर मोक्स और टेम्पल्स भी हमें बाजार में देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था, फर्टिलिटी सॉइल की बहुत ज़्यादा थी, एक साल में 2 क्रॉप मतलब एक साल के अंदर 2 क्रॉप भी उगाई जाती थी। और यहाँ पर जो इंडिया के जो भी गुड्स थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। और मुस्लिन एक कपड़ा था, बहुत एक्सपेंसिव था, उसको अमीर लोग कंज्यूम करते थे और उसकी भी बहुत डिमांड थी। तो आप इस टाइप के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा जो वो है टॉपिक नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। तो एक और ट्रैवलर जो कि आए थे फ्रांस से, जिनका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर, 17th सेंचुरी में। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर, 1 मार्क के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने ना लैंड ओनरशिप के बारे में बताया है। तो देखो उस टाइम पे सोसाइटी में क्या था, ऐसा नहीं था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी कि इसका मतलब आपकी अलग से प्रॉपर्टी है, आपकी अलग से लैंड है जिस पे आप खेती कर रहे हो, नहीं। सारी प्रॉपर्टी किंग के हाथ में होगी, वही जनता को प्रॉपर्टी देगा कि भाई आप इस पे एक तरीके से काम करो और उसके बदले मैं आपको कुछ अमाउंट दे दूंगा। प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, मैं ही हूँगा, किंग ही होगा प्रॉपर्टी का मालिक। जो कि आपको देखने को मिलेगा सोशलिज्म, आपने सोशलिज्म मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के बारे में आई होप पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो वो आइडियोलॉजी भी यही करती है कि जहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बर्नियर ये बोलते हैं ना कि वन ऑफ द फंडामेंटल हमें डिफरेंस जो देखने को मिलता है मुगल इंडिया में और यूरोप में, वो ये था कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी इंडिया में। सारी प्रॉपर्टी जो थी वो कौन कंट्रोल करता था, एम्परर। सो एम्परर इन द मुगल एम्पायर, एम्परर ओन्ड ऑल द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग हिज नोबल्स। और एक तरीके से ये बहुत डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है इसका इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे। यानी वो ये बोलते हैं ना कि जो मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मुगल सोसाइटी में, मुगल इंडिया में, उसका जो कारण है ना वो ये है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी राजा के कंट्रोल में है। और यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि जो ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड आर्ग्यूड बर्नियर, लैंड ओनर्स ना कोई भी प्रॉपर्टी अपने चिल्ड्रन को भी नहीं देते हैं और इसकी वजह से कोई भी यहाँ पर क्लास नहीं आ रही इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स का मतलब है, देखो अगर आपकी ज़मीन है तो आप उसको एक तरीके से अपना बेस्ट दोगे ना, उस पर आप अच्छे से खेती करोगे क्योंकि वो आपकी ज़मीन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अगर वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो वो कोई और मालिक है उस ज़मीन का, तो आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दोगे, आपको तो बस यहाँ पर एक तरीके से कुछ क्या मिल रही है, कुछ अमाउंट मिल रही है उसके बदले, काम करने के बदले। तो जो इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की जो क्लास है वो हमें आती हुई देखने को नहीं मिलती। इससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रुइनेशन हो रहा है। यानी कि एग्रीकल्चर का रुइनेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है अच्छे से, जिससे जो पीजेंट्री है वो एक तरीके से डिक्लाइन में जा रही है। पीजेंट्री एक तरीके से यहाँ पर पॉवर्टी की तरफ जा रही है, लोग गरीब हो रहे हैं, जो भी फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो बताते हैं कि एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो बर्नियर डिस्क्राइब दैट इंडियन सिटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ एम्पावरिस्ट पीपल। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा गरीब है वो। तो यहाँ पर किंग के बारे में बात की जा रही है, या फिर उनके नोबल्स हो गए, या फिर यहाँ पर कोई भी पीजेंट है, फार्मर है, आर्टिशन है, उनकी खस्ता हालत है, बहुत बेकार हालत है। और कोई भी मिडिल स्टेट नहीं है इंडिया में, कोई मिडिल क्लास नहीं है। एक तो अपर क्लास है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, और एक ऐसी क्लास है जो कि एक तरीके से ज़्यादा रिच नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनके जो किंग है वो किंग ऑफ बेगार्स हैं, बारबेरियंस हैं। सिटीज़ जो है, टाउन्स है, वो र्यून है, कॉन्टामिनेटेड है इल एयर से, और उसकी जो फील्ड है वो ओवर स्प्रेड विद बुशेस, एंड ऑल दिस वाज बिकॉज ऑफ द वन रीजन, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। तो वो भर भर के बुराई कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक ही कारण की वजह से हो रही हैं, जो कि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड है। यानी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल करके रख रहा है, किंग।
राइट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो एक तरीके से बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न थ्योरिस्ट को, जो कि 18th सेंचुरी के बाद आते हैं, ठीक है, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं यही आइडिया बाद में कौन सा बन जाएगा, कार्ल मार्क्स का आइडिया। तो कार्ल मार्क्स का एक तरीके से एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाला ये आइडिया बन जाएगा। तो कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी देते हैं सोशलिज्म की, तो उसके अंदर भी यही होता है कि भाई प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टी किंग के कंट्रोल में या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होगी। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज रूरल सोसाइटी वॉज करेक्टराइज बाय कॉन्सिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर द बिग जमींदार। तो एक जगह हमें देखने को मिल रहे हैं बिग जमींदार हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं सुपीरियर राइट्स ऑफ द लैंड, और दूसरी जगह पे देखने को मिल रहे हैं अनटचेबल्स जो कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं है। तो आप इसको रीड कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो किसके कंट्रोल में है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो किसके कंट्रोल में है, वो नोबल, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी कंट्रोल में है किसके, किंग के, और वो अपनी जनता को नहीं दे रहा, ना अपने नोबल्स को दे रहा है प्रॉपर्टी, और उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। यहाँ पर कोई भी मिडल स्टेट नहीं है इंडिया में, और बहुत सारी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कोई भी मिडल स्टेट नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चर है उसका रिनंसिएशन हो रहा है, पीजेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी क्लास नहीं है इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की। तो जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं उसका एक ही कारण है, दैट वाज द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अल्बरूनी ने किस तरीके से हमें, फ्रैंकोइस बर्नियर ने किस तरीके से हमें बताया है किसके बारे में, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में। तो इनके बारे में भी आप याद रखना। हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक है विमेन, सती, स्लेव्स एंड लेबरर्स। तो हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर स्लेव्स भी थे उस समय मार्केट में, तो स्लेव्स को ओपनली मार्केट में सोल्ड किया जाता था। तो हमें स्लेव के बारे में किसने बताया, इब्न बतूता ने। वो बताते हैं स्लेव्स के बारे में कि उनको दूसरी कॉमोडिटी की तरह एक तरीके से सोल्ड किया जाता था मार्केट में, और एक तरीके से गिफ्ट्स, एज अ गिफ्ट उनको यूज़ किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर इट अपीयर्स फ्रॉम द इब्न बतूतास अकाउंट दैट देयर वाज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव्स। सम फीमेल स्लेव जो थे वो क्या करते थे, इन दी सर्विस ऑफ सुल्तान, सुल्तान की सर्विस में होते थे, जैसे कि म्यूजिक कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं उनके लिए, या फिर डांस कर रहे हैं। इब्न बतूता इंजॉय करते थे एक तरीके से कि सुल्तान की सिस्टर की जो वेडिंग हुई थी उसमें वो उनका डांस परफॉर्मेंस इंजॉय भी करते हैं। एक बंदा देख रहा है यार कि मैं किसी सुल्तान की सिस्टर की वेडिंग में जा रहा हूँ और वहाँ पर स्लेव्स को एज अ डांस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो क्या अपनी किताब में नहीं लिखेगा उसको? तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है उसको, उसके बारे में। और फीमेल स्लेव्स को एक तरीके से कुछ फीमेल स्लेव्स को यूज़ किया जाता था कि वो अपने नोबल्स पे नज़र भी रख सके, यानी सुल्तान के नोबल पे नज़र रख सके, उसके लिए भी स्लेव्स को यूज़ किया जाता था। स्लेव्स जो होते एक तरीके से उनको डोमेस्टिक लेबर की तरह भी यूज़ किया जाता था, या फिर सेक्सुअल स्लेव्स भी थे उस टाइम पे। और इब्न बतूता क्या करते थे, फाउंड देयर सर्विसेज पर्टिकुलरली इंडिस्पेंसिबल फॉर कैरिंग वीमेन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पैलेंक्यूल्स होते हैं डोला टाइप, ठीक है, पैलेंक्यूल्स यहाँ पर आपने देखा होगा इस टाइप के, जहाँ पर कोई भी वीमेन को बैठा के ले जाते हैं, तो उसको पकड़ने में भी यहाँ पर एक तरीके से स्लेव्स का यूज़ किया जाता था, वीमेन एंड मैन ऑन कैरिंग पैलेंक्यूल्स। उसके बाद यहाँ पर बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में जिन्होंने बताया है, वो बताते हैं सती सिस्टम के बारे में भी कि भाई सती सिस्टम बहुत ज़्यादा था। वीमेन को एक तरीके से क्या करते थे वो, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो वो उसके ऊपर ही उनकी बॉडी को भी जिंदा जला दिया करते थे, अपनी यहाँ पर हस्बैंड की बॉडी के ऊपर रखे उस यहाँ उनकी वाइफ को भी। तो ये सती सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे, बहुत निर्दयी एक तरीके से लोग थे, और किस तरीके से वो एक जिंदा व्यक्ति को जला दिया करते थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो मरें। उसके बाद लेबर भी थे भाई, लेबर के बारे में भी बता रखा है कि लेबर थे जिनको एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता था। वीमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करते थे कि यहाँ पर एक तरीके से जो भी काम चल रहा है उस समय एग्रीकल्चर का हो या फिर कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल वर्क हो, कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम है या फिर ट्रेडिंग का काम है, उसमें लेबर का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर हमने स्लेव्स के बारे में पढ़ लिया, स्लेव्स के बारे में, सती के बारे में पढ़ लिया, और लेबरर्स के बारे में भी। यहाँ पर आपकी बुक में एक बॉक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि यहाँ पर फ्रैंकोइस बर्नियर ने सती के बारे में बता रखा है। इसको पढ़ना आप एक तरीके से, मैं जब पढ़ रहा था तो यार मैं एक तरीके से
थोड़ा इमोशनल सा हो गया किस तरीके से सिस्टम था सती सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता दूँ। तो देखो, एट लाहौर आई सो ए मोस्ट ब्यूटीफुल यंग विडो सेक्रीफाइस्ड हु कुड नॉट आई थिंक, कि वो ये बोलते हैं कि मैंने देखा एक विडो का सेक्रीफाइस हो रहा है वहाँ पर, और जो मुझे नहीं लगता कि यार 12 ईयर्स ऑफ एज तक की वो होगी, उससे ज़्यादा उसकी एज नहीं होगी। और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं द पुअर लिटिल क्रिएचर अपीयर्ड मोर डैड देन अलाइव, और वो डैड भी लग रही थी एक तरीके से। सी अप्रोच दी ड्रेडफुल पिट द एगोनी ऑफ हर माइंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो किस तरीके से उसे, जो उनकी एगोनी थी माइंड की, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो काँप रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और 3 और 4 ब्राह्मण क्या कर रहे थे, जो कि एक तरीके से ओल्ड वीमेन भी थी उनके साथ, वो फोर्स कर रही थी, अपने आर्म में दबा रखा था उस लड़की को, और वो फोर्स कर रहे थे कि अपने यहाँ पर ये जो वुड है इसके ऊपर बैठो और यहाँ पर जलो अपने पति के साथ, यहाँ पर सती बनो, सती हो जाओ। टाइड हर हैंड्स, और फीट को बांधा उन्होंने, लेस्ट शी शुड रन अवे, ताकि वो भाग ना जाए, तो उसके हाथ और पैर को बांधा भी। एंड इन दैट सिचुएशन द इनोसेंट क्रिएचर वॉज बर्न्ड अलाइव, उसको जिंदा जलाया। वो बोलते आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड टू प्रिवेंट देयर बर्स्टिंग फोर्थ इनटू क्लैमोरस एंड अनअवेलिंग रेज। तो वो एक तरीके से बोलते हैं कि मैं बहुत डिफिकल्ट हूँ, मैं अपनी फीलिंग कैसे बताऊँ, ये कैसा सिस्टम है इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है फ्रैंकोइस बर्नियर ने सती सिस्टम के बारे में बताया है। तो इस बॉक्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से आई होप कर पाओगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस चैप्टर के अंदर ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, आपको समझ में भी आए हैं। इस वीडियो को एक बार और देख लेना ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए और सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएं। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि भाई आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाए, तो मेरा कंप्लीट पेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर 199 के अंदर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो अच्छे से पढ़ के, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको ये सारा मटेरियल इतने प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये मटेरियल, ऐसा ही मटेरियल पूरा कंप्लीट अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए, 199 पर सब्जेक्ट। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, आपको लेना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पेमेंट के बाद, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर आपका जो 6 है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, उसकी समरी प्रोवाइड करूंगा, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो आप बने रहना, ठीक है, एक्टिव रहना चैनल पे, और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।